हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की? सब बढ़िया है ना? चलिए, तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और ताकि आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली बाई डेली। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका नाम भी रखा है सिलेक्शन का होम्योपैथ, क्योंकि मैं डेली बाई डेली आपको बूंद बूंद दवा पिलाता हूँ ताकि आपका रोग जो है डर का और स्पीड का वो बढ़े, डर का कम हो और स्पीड का बढ़े, ताकि आप एग्जाम में बैठते ही क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये होगा कैसे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए। मेरा यही सजेशन है आपसे कि आप वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप गलतियां कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप देखने से समझ तो जाएंगे कि हो क्या रहा है इसमें, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं रहती काफ़ी देर तक। आप भूल जाओगे घंटे दो घंटे, हफ्ते दो हफ्ते, जैसी आपकी IQ होगी उसी हिसाब से भूल जाओगे। लेकिन आप अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है और गलती कर रखी है, कहते हैं ना ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, तो अगर आप गलती करोगे मतलब आपने ठोकर खाया, तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं कि हमें यहाँ ये गलती नहीं करनी है। तो चलिए आप पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ है, क्यूब वाला देख लेते हैं। है तो सही लेकिन पास में नहीं है, तो चलिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, उसका छत हो गया। ये क्या हो गया, छत। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कोई बिल्डिंग हो गई। ये हमारा क्या हो गया, छत मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, छत। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये हमारी छत हो गई, ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ये हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, चौड़ाई जिसको कहते हो। क्या हो गई, ये हो गई। ये भी हमारी लेंथ है इधर, ये भी हमारी क्या है, ब्रेथ है। ये हमारी क्या है, हाइट है। यहाँ पे ये हाइट है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या है, ये भी क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, लेंथ है। तो इसमें हमको बताया, बोला क्या है इसने कि एक चित्रकार छत सहित चारों दीवारों की पेंटिंग करता है। वो क्या करता है, छत की भी पेंटिंग करता है, ये दीवार पेंटिंग करता है, मतलब सामने वाले, पीछे वाला, बगल वाला, फिर ये राइट साइड वाला। मतलब ये टोटल कितनी दीवार पेंटिंग करता है, टोटल कितनी दीवार पेंटिंग करता है, वो 5 दीवार करता है ना। तो चलिए छत छत का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर लेता है। छत का क्षेत्रफल कितना है टोटल, वही तो पेंट करेगा। तो छत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई है, चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस सामने की दीवार का क्या है, लंबाई और गुणित ऊंचाई। इसका भी क्षेत्रफल पता चला, लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस पीछे का भी सेम होगा, क्योंकि ये सामने सामने वाली दीवारें जो हैं आपस में बराबर है। जब तक उसमें क्वेश्चन में ना कहा हो कि ये अलग अलग हैं, तब तक हम यही मान के चलते हैं कि वो सामने सामने वाली जो दीवारें हैं वो आपस में बराबर है। तो पीछे का भी यही होगा, L इंटू एच प्लस, अब ये वाली दीवार, ये वाले फेस और ये वाले फेस, तो इनका कितना होगा, ये इनकी चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो इनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, b h
प्लस ये भी होगा, 2 है BH। अब हमें क्या पता चल गया, पूरे दीवार का, पूरे घर का क्या पता चल गया, जितनी पेंटिंग करनी है, सॉरी पूरे घर का क्षेत्रफल, जितना पेंटिंग करना है भाई, जितना पेंट करना है, याद रखना, पता चल गया। जितना हमें पेंट करना है, अंदर अंदर ही तो पेंट करना है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, LB। यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, सब में कॉमन है, तो H2H कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ कितना H, तो यहाँ बच कितना गया, L प्लस B, यही बचेगा। ये क्या हो गया, हमारा पूरा क्षेत्रफल हो गया। किस में आता है, मीटर स्क्वायर हो गया हमारा ये क्षेत्रफल। तो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का तो पैसा कितना लेता है, 15 रुपया लेता है। तो अगर हमें इतना पेंट कराना हुआ तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इसका गुणा कर देते हैं, L प्लस 2H L प्लस B गुणित 15, जो कि पैसा हो गया टोटल कितना, टोटल पैसा उसने लिया कितना इतना पेंट करने का, 7440। और हमारा कितना रहा था, अगर 1 मीटर का इतना ले रहा था तो इतने मीटर का कितना हो जाएगा, गुणित 15 बराबर इतना, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं। L का मान तो दिया नहीं है, वही हमसे पूछ रहा है। B का मान दिया है कितना, 8, तो ये हो गया 8L प्लस 2H का मान कितना दिया है, 10 रख दिया हमने, प्लस L का मान दिया नहीं है, B का मान कितना है ये 8, यहाँ कितना हो गया, ये पूरे का गुणित 15 है, तो 15 बराबर कितना 7440, कटेगा कुछ, और सॉरी 15 चौका 60 हो गया 144, 15 नवैया 135, 15 छक्का 90, 496 आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा, 8L प्लस 20L प्लस 8 दूनी 16, 160 बराबर 496, तो ये हो गया 28L बराबर कितना, 160 इधर जाएगा तो कितना 336, तो L का मान कितना आ जाएगा, 336/28, कितना 336/28, तो 4 सते 28, 4 38, 4 चौक 16, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 12 सते 84, तो L का मान हमारा कितना आ गया, 12 मीटर, कितना आ गया 12 मीटर। कौन सा हमारा सही है, ए, ठीक। ये हमने समझाने के लिए आपको इतना लंबा किया कि ये पूरा क्षेत्रफल आ गया, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पेंटिंग का रेट उतना दिया है, तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल इतना है, गुणा करके इतना पैसा उसने लिया, इतना पैसा हमारा आता है, और लिया कितना उसने, इतना उसी के बराबर होगा। तो अगर हम चाहते तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली ये कहते हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का 15 रुपए ले रहा है तो टोटल क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा, क्योंकि उसने टोटल लिया है 7440 रुपए, तो 15 से हम भाग दे देते हैं, तो क्या जाता 496 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमारा जाता। अब ये चीजें हम निकाल लेते हैं कि सामने सामने की दीवारें और यही सामने की दीवारें बराबर हैं, तो LB प्लस 2 क्या होगा, LH प्लस BH बराबर 496। अब इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है आप बताइए, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता भाई, क्योंकि L का B का मान दिया है और H का मान दिया है। तो ये चीजें मैंने समझाने के लिए आपको इतना लंबा लेके गया हूं, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा जो मैंने प्रयास किया आपको समझाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो कह रहा है दो वस्तुएं P और Q की लागत मूल्य जो है कितना है, 4:7 है, और दोनों वस्तुओं का कुल लागत मूल्य 2200 रुपए है। तो वस्तु P को बेचने पर इतने x/4 प्लस 5% का प्रॉफिट होता है, जबकि वस्तु Q को बेचने पर 3x/4% का लाभ होता है। तो इस प्रकार जो है कुल मिलाकर उन्हें 290 रुपए का लाभ होता है, ठीक है। तो चलिए कह रहा है P और Q के लागत मूल्य का अनुपात, P क्या है, P और Q का क्या दे रखा है उसने,
सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 और 7 है, ठीक है। और दोनों वस्तुओं का कुल लागत टोटल सीपी कितना दे रखा है, टोटल सीपी हमारा कितना है 2200 रुपये। अगर टोटल दे रखा है तो हम इनका अलग अलग बता सकते हैं नहीं, तो 7 4 11 यूनिट का मान कितना, 11 यूनिट का मान 2200, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200, तो 4 यूनिट का मान कितना 800 और इसका मान कितना 1400। तो हमें क्या मिल गया, पी और क्यू की सीपी मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक। तो आगे कह रहा है कि पी को बेचने पर इतने का प्रॉफिट, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो पी का प्रॉफिट कितना होगा, पी का प्रॉफिट कितना होगा 800 पे, ठीक है। तो हम प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे तो निकालते हैं। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 800 है तो कह रहा है कि x/4 प्लस 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब इसका x/4 प्लस 5% कितना होगा, परसेंटेज को हटाया तो 100 से गुणा कर दिया और 100 से 100 भाग कर दिया, सॉरी, ठीक। और प्लस कह रहा है जबकि क्यू को बेचने पर क्यू का प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्यू का प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो क्यू का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है और उसी की परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो कितना है 1400 रुपये है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3x/4% का लाभ हो रहा है, कितने का 3x/4% का, तो 4, और परसेंटेज को चेंज करने के लिए हम क्या किया, हमने 100 से भाग दे दिया। ये कह रहा है कि इस प्रकार जो मिलाकर 290 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का 290 रुपए का। तो P का लाभ है x/4 प्लस 5% और Q का लाभ है 3x/4%। तो 800 का x, जैसे 800 का कोई पूछता था 20% कितना होगा तो हम 20% निकालते थे। कोई कह दिया कि अगर 100 का 8% 10% कितना होगा तो हम क्या करते थे 100 गुणित 8/100, या 200, अगर 200 का 10% पूछ लिया तो क्या करते थे 200 गुणित 10/100 करते थे कि नहीं करते थे। अगर हमसे पूछे कि 200 का 10% कितना हुआ तो आप कितना बताओगे भाई, 200 का 10%, 10% ये हो गया। अब इधर परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे हम 100 से भाग दे देते थे, तो ये क्या हो गया हमारा 200 का 10% कितना होगा 20 रुपए होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है उसने, तो 800 का कितना होगा, तो इतना हमने किया डायरेक्ट लिख के 100 से भाग दे दिया। अब हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ये P का प्रॉफिट Q का प्रॉफिट जो टोटल कितना है 290 रुपए का है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 0 1 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 100 है 1 2 0 1 2 0 कैंसिल, ठीक। अब हम क्या करते हैं 8x/4 प्लस 5 प्लस कितना है 14 है इंटू 3x/4। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना जाएगा 7, यहाँ 2, इसका गुणा अंदर करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 8 पंचे 40, यहाँ कितना आ गया 7 त्रिक 21 x/2 बराबर कितना है इनका 290, यहाँ पे कितना है 290, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 40 को इधर लाएंगे और ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x है और प्लस 21 का आधा कितना होता है 10.5x, और 40 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 250, तो 11 12.5x बराबर 250। तो ये कितना होगा 25 अगर 10 कर दें तो, और ये 12.5, तो ये कितने का है दूना है, तो ये x का मान कितना आ गया हमारा 20 आ गया, ठीक 20 आ गया। तो हमसे पूछा क्या था x का मान ही, तो x का मान हमारा कितना आ गया 20। तो ये जितना लंबा मैंने किया है भाई उतना लंबा आपको नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए किया हूँ आपको, क्या ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आपको समझ में कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है ना तो आप उसका शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है समझ में आना। अगर समझ में ही नहीं आया तो फिर आप, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म मार दूं तो आप क्या करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, घूम जाओगे वहीं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने से भी शॉर्ट कर सकते हो और करोगे भी तभी एग्जाम में निकलेगा भाई।
तभी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर किया होगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बट आप इसे ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है रस और पानी के मिश्रण में 6x प्लस 10 लीटर रस है और 4x प्लस 15 लीटर पानी है। एक दुकानदार ने इस मिश्रण को बिना लाभ और बिना हानि की शर्त पर जो है 42 रुपए प्रति लीटर को की दर से बेच दिया। मिक्सचर को कितने बेचा? 42 रुपए प्रति लीटर की दर पे। यदि शुद्ध जो रस की कीमत है वो 75 रुपए प्रति लीटर है, तो x का मान हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा जो है एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, जूस है, जूस है, तो जूस क्या है और क्या है, दूसरा वाटर है। जूस और वाटर है। जूस कितना है हमारा, क्वांटिटी कितनी है इसकी, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है। चलिए, और ये कितना है क्वांटिटी हमारी, 6x प्लस 10 लीटर, और पानी कितना है हमारा, 4x प्लस 15 लीटर। तो अब हमारा टोटल मिक्सचर कितना हो गया, टोटल मिक्सचर कितना हो गया भाई, टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 6x ये है, 4x है, 10x और 15 10 25। अब हमारी मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी हो गई, 25। यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि यदि शुद्ध रस की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर है, अगर 75 रुपए प्रति लीटर है और जूस की क्वांटिटी कितनी है, 6x प्लस 10, तो इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 75 6x प्लस 10 गुणा कर दिया तो इतना हो गया। आगे कह रहा है कि इतना मेरे पास वाटर है, लेकिन उसने कहीं ये जिक्र नहीं किया है कि पानी का भी पैसा लग रहा है। अगर उसने जिक्र क्वेश्चन में जिक्र ना हो, मतलब बताया ना गया हो कि पानी का भी पैसा लग रहा है, तो हम यही समझते हैं कि उसने क्या किया है, जाके नल से हैंडपंप चलाया और भर लिया, मतलब पैसा दिया नहीं दिया। तो उसकी कीमत कितनी होगी, 0। तो इसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 0। जिसका हमने पैसा ही नहीं दिया तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस है, मतलब मिक्सचर की हमने खर्च कितना किया, ये मिक्सचर की सीपी हो गई कॉस्ट प्राइस, जो कि है कितना है, 75x 75 6x प्लस 10 है। इतना तो समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि बिना और ना लाभ और बिना हानि के वो 42 रुपए में बेचा है। मिक्सचर की क्वांटिटी इतनी थी और बेच कितने में रहा है, इतने में। तो ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस। ये क्या है हमारी सेलिंग प्राइस। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस की, 42 10x प्लस 25, और 42 रुपए पर लीटर बेच रहा है वो, तो 10x प्लस 25 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितने का हमने खरीदा उतने का हमने बेच दिया, तो तभी तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आई थी, जो रस की कीमत थी बस वही, तो 6x प्लस 10 बराबर कितना, 42 10x प्लस कितना 25। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से भाग दिया तो 25, 3 से भाग दिया तो 14। अब गुणा कर लेते हैं, 25 छक्के 150x, यहाँ कितना 250, यहाँ कितना 140x, प्लस 25 का गुणा 14 में करेंगे तो कितना होगा, 50 5 7 35 350 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इसको इधर लाते हैं, 250 को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना 100। तो x का मान कितना आ गया हमारा 10, x का मान हमारा कितना आ गया 10। तो हमसे पूछा क्या था उसने,
हमसे पूछा भी तो x का मान था, तो x का मान हमारा 10 आ गया, तो कौन सा सही है? ये। ठीक है, बस आपको एक बात याद रखनी है कि अगर उसने वाटर के लिए कोई चार्ज नहीं अप्लाई किया है, नहीं बताया कि उसका पैसा कितना लगता है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पहले अलग अलग उनका और जोड़ देते हैं, बाद में उसको बेचते कितने हैं टोटल क्वांटिटी के गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है। तो हमने दोनों प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश की है कि ये आया कैसे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए ध्यान से, जितना हो सके ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है दो ट्रेनें ए और बी क्रमशः कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता के लिए चलती हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें दिल्ली और कोलकाता पहुंचने में क्रमशः 4.5 मिनट मतलब 4.5 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। यदि कोलकाता से चलने वाली ट्रेन की गति 40 किमी प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की गति बतानी है हमें। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि दिल्ली से कोलकाता की दूरी कितनी है। ये दिल्ली से कोलकाता के बीच की दूरी है। ये हमारा क्या हो गया? दिल्ली। ये हमारा क्या हो गया? कोलकाता। हाँ ठीक, और ये हमारी ए है और ये बी है, तो हम इसकी स्पीड मान लेते हैं वी ए है, वी ए स्पीड से जा रही है, और ये वी बी स्पीड से जा रही है। ये कहीं मिलते हैं, मान लिया हमने यहाँ मिल लिया, तो इनकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? हमने मान लिया है एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया हमने कितनी है? वाई। तो एक बात आप मुझे बताइए कि कह रहा है कि दो ट्रेनें ए और बी कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता चलती हैं एक दूसरे को पार करने के बाद, मतलब वो दोनों जो है वो समान समय चलती है, मतलब टाइम जो है उनका वो समान है, मतलब एक दूसरे से समान टाइम में मिलती हैं कहीं भी। अब डिस्टेंस तो दिया नहीं है, वो किसी का ज़्यादा स्पीड होगा तो किसी का कम, तो उनके बीच की दूरियां जो है अलग अलग होंगी, इसलिए हमने क्या माना? अलग अलग। लेकिन वो चल कितने देर रही है? समान समय में। तो अगर टाइम यहाँ पे देखा जाए समान है, टाइम सेम है दोनों का, तो इसका टाइम कितना मान लेते हैं? वी ए वी बी सेम है। तो अगर टाइम सेम है तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम सेम है तो क्या होगा? वी प्रोपोर्शनल टू डी। होगा कि नहीं होगा? अगर टाइम सेम है दोनों का तो क्या होगा? ये होगा। तो हम मान लेते हैं वी ए बटा वी बी बराबर कितना? डी ए बटा डी बी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए द्वारा ट्रेवल की गई और डिस्टेंस ऑफ बी द्वारा ट्रेवल की गई। ठीक, तो चलिए अब इसको मान रख देते हैं। तो वी ए बराबर वी बी, वी ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वी ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हमारा हो गया एक्स। और वी बी ने कहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्योंकि ये इधर जा रही है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहाँ पे मिली है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वी ए एंड वी बी का रेशियो में मिल गया कितना? एक्स और वाई। फिर आगे कह रहा है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें दिल्ली और कलकत्ता पहुंचने में 4.5 घंटे लगते हैं। दिल्ली और कलकत्ता पहुंचने में, मतलब ये वीबी जो है यहाँ पे पहुंच गई है, ये वीबी हमारी क्या है? यहाँ पे पहुंच गई है। चलिए दूसरा फिगर हम बना लेते हैं, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमारी वीबी कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। वीबी की स्पीड से आ रही है। अब ये कहाँ है? यहाँ है। डिस्टेंस तो अब भी वही है, ये एक्स सी है, और ये कितनी है?
वाई है कि नहीं है? ठीक, ये दिल्ली है हमारा, ये कोलकाता है, कोलकाता है। ठीक, तो ये कह रहा है अब ये वीए की स्पीड से इधर जा, वीबी की स्पीड से इधर जा रही है दिल्ली की तरफ, और वीए की स्पीड से कोलकाता की तरफ जा रही है। तो इसको टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे उसने टाइम बता दिया है कि दिल्ली और कोलकाता के पहुंचने में, दिल्ली की तरफ पहुंचने में कितना घंटे लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटे लग रहे हैं इधर जाने में टाइम, और इधर जाने में कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। कितना घंटा, 8 घंटे। अब हमें वीबी, डिस्टेंस और टाइम तीनों पता है, तो वीबी और वीए का मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं यहाँ से। तो वी ए बराबर कितना होगा, यहाँ वी ए निकाल लेते हैं, तो वी ए कितना होगा हमारा, चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी है वाई, समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। और वीबी बराबर कितना हो जाएगा, बटा कर लेते हैं इनका। वीबी बराबर, वीबी इधर जा रही है तो डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अब तो ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और टाइम कितना लग रहा है, 4.5 घंटे। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वी ए और वी बी का मान कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा y बाई एक्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 4.5 ऊपर जाएगा, 8 नीचे है। दशमलव हटाने के लिए हम क्या किया, 0 बढ़ा दिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 16 में 80। ठीक, तो वी ए एंड वी बी कितना आ गया हमारा, वी ए एंड वी बी कितना आ गया हमारा, 9/16 एंड वाई बाई एक्स। एक चीज बात बताइए कि हमसे पूछा क्या है उसने, दूसरी की गति, तो यहाँ से एक्स और वाई बराबर का मान हम रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो वाई बाई एक्स है, और यहाँ पे क्या है, एक्स बाई वाई। तो यहाँ पे अगर हम एक्स बाई वाई निकालें यहाँ से, तो बताइए कितना होगा, यहाँ एक्स बटा वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9 VB, और ये कितना हो जाएगा, 16 VA, यही आएगा हमारा। अब यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई की जगह ये हम रख देते हैं, तो हमने रख दिया इसको। अगर रख दिया तो ये कितना है, VA VB, एक्स वाई की जगह 9 VB एंड अपॉन कितना हो जाएगा, 16 VA। अब VA इधर कर लिया, VB इधर नीचे ले लिया, तो VA बटा VB का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, VA एंड VB का स्क्वायर, आ कितना गया, 9/16। तो VA एंड VB का अनुपात कितना आ गया, इसका वर्क कर लेंगे तो ये कितना होगा, 3 और 4। ठीक है, कितना, 3 और 4। अपने आप को गैप कर लेता हूं मैं। ठीक, तो कितना आ गया, 3 और 4। अब यहाँ पे एक चीज उसने बोल रखी है कि कोलकाता से चलने वाली ट्रेन की गति, कोलकाता से कौन चल रहा था, वीबी चल रही थी, तो वीए का वैसे ही रहने देते हैं। वीबी का मान कितना दिया था, 40 रख दिया हमने, बराबर कितना, 3/4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4×40। तो वीए का मान कितना हो गया हमारा, ये हमारा कितना आ गया, 30। ये कितना आ गया हमारा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आई। कौन सा हमारा सही है, डी। तो ये मैंने आपको इतना लंबा समझाने के लिए बताया है कि आप, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आया कहाँ से। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि बता दे कि वो एक दूसरे से मिलने के बाद इतनी दूरी वो इतने घंटे में तय करता है और इतने घंटे में तय करता है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला हमारे पास होता है, वी ए एंड वी बी बराबर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा, टी, ये हो जाएगा हमारा टी ए बटा टी बी, सॉरी टी बी बटा टी ए, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, टी बी बटा टी ए। तो यहाँ कितना लग रहा था हमें, टी बी कितना लग रहा था,
टीबी का मान कितना था हमारा, टीबी का मान हमारा जो था वो पैसा दिल्ली की तरफ कितना जा रहा है भाई, वो वी बी की स्पीड जो है वो कितनी जा रही है, 4.5 घंटा, 4.5 घंटे के में टाइम लग रहा है। और इधर कितना लग रहा है, वी जो ए जा रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, 8 घंटे ले रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 45/80, तो 5×9=45, 16×5=80, तो 3/4 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई। तो समझ में आ गया होगा कि ये आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको इतने लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखनी है कि VA/VB बराबर √TB बटा, मतलब T मतलब जो है टाइम है, उनका इन्वर्स उल्टा हो जाएगा, वो भी रूट में, और आप आंसर तुरंत निकाल सकते हो सेकंडों में। ठीक, ये मैंने आपको इतना बताया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक, तो चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए। और मैं सामने आ जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक फोन जो है 1,30,000 रुपए देकर नगद या फिर 50,000 नगद रुपए दे करके अग्रिम भुगतान 1 महीने बाद 90,000 में बेचा जाता है। या तो आप 1,30,000 का फोन है, आप दे दो पूरा पूरा ले जाओ, या फिर वो उसके पास ऑप्शन है कि आप 50,000 दे दो और अगले महीने जो है आप 90,000 दे करके किस्त कंप्लीट कर लो। तो उसकी ब्याज दर क्या होगी, अगर वो 1 महीने बाद कोई देता है पैसा तो ब्याज दर क्या होगी। तो चलिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,30,000 का फोन है, उसने 50,000 दे दिया तुरंत के तुरंत। अब उसको देना कितना है, उसको देना कितना है, 1,30,000 में से तो 80,000 उसको देना है। कितना देना है, 80,000। लेकिन वो मांग कितना रहा है कि 1 महीने बाद भाई 90,000 मुझे चाहिए। कितना चाहिए, 90,000। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। तो इनका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 8 और 9। मतलब 8 रुपए का सामान है, अगर देखा जाए तो उससे 1 महीने बाद 9 रुपए देना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 1/8। और परसेंटेज में निकालना है तो बटा 100 कर दिया हमने, तो ये कितना हो गया, 12.5% हो गया। तो अब क्या है कि 12.5% तो आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो काफी बच्चे क्या करेंगे कि देखें 12.5% तो आ गया है, तो वो टिक कर, मतलब आंसर टिक करके चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि हमारा आंसर तो हमने सही किया है, इतना क्वेश्चन तो मेरा सही होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब सारा कुछ तो सही किया, लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि टिक करने में गलती कर दी। अब आप सोच रहे हैं कि टिक करने में क्या गलती कर दी, ये हमारा जो आया है वो उसने अगले महीने की बात किया, मतलब 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, 1 महीने का है। और उसने पूछा क्या हमसे, 1 साल का पूछा है। तो अगर 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भैया। साधारण ब्याज पे पूछा है तो साधारण ब्याज पे क्या होता है, डायरेक्ट गुणा हो जाता है। 1 महीने में इतना मिल रहा है तो 12 महीने में इतना मिलेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कहता तो ज्यादा आता, ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे बोला है तो डायरेक्टली गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 12 प्लस 6, 150%। कितना, 150% भाई। तो ये 150% कहीं मैच कर रहा है, कहीं नहीं, तो नन ऑफ दिस होगा आंसर इसका, ना कि 12.5%। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताना चाह रहा था आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, बट शर्ते आप इसे जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए।
तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो कह रहा है एक राशि जो है, एक अमाउंट प्रिंसिपल है, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर बैंक में निवेश किया जाता है, और पहले वर्ष के बाद कुल राशि जो है, अमाउंट जो मिलता है वो 900 रुपये मिलता है, और तीसरे वर्ष के बाद कुल अमाउंट 1296 है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है। तो चलिए, दो मेथड में बताता हूँ इसका। बेसिक, तो बेसिक में कह रहा है एक साल बाद। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लिया, हमने एक्स मान लिया हमारा प्रिंसिपल है। और कह रहा है आगे कि पहले वर्ष के बाद कुल राशि 900 रुपये। मतलब अगर देखा जाए, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टाइम, यही तो होता है। तो एक ईयर की बात कर रहा है, तो 1 ईयर की बात कर रहा है, तो 1 ईयर के लिए क्या होगा, अमाउंट हमें कितना मिल रहा है एक साल बाद, 900 रुपया। और प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, बटा 100। टाइम जरूर पता है, एक साल की बात कर रहा है, एक साल लिख दिया हमने। आगे कह रहा है 3 वर्ष के बाद, 3 ईयर बाद कितना मिलेगा हमें, 3 ईयर बाद हमें अमाउंट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1296 रुपया। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, बटा 100। टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया, ठीक। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अगर हमने इक्वेशन 2 बाई 1 किया, तो 2 कितना है, 1296, और ये कितना है, 900, बराबर कितना, पी 1 प्लस सॉरी पी आर प्लस 100 बाई 3 साल वाला। यहाँ कितना आ गया, पी 1 प्लस आर बाई 100, 1 साल वाला। अब तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक घात है, यहाँ 3 है, तो यहाँ बचेगा कितना, 2। पी से पी कैंसिल, यहाँ कितना होगा, 9 से भाग दिया तो हमें कितना मिल जाएगा, 100। यहाँ कितना, 144, क्योंकि 9 1 का 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36। फिर कटेगा, कुछ कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 36 ना 72 दूना 144। यहाँ कितना, 25, कितना आ गया, 36 बटा 25। यहाँ कितना बच गया, यहाँ कितना हो गया, 36 बटा 25। और यहाँ कितना हो गया, बच गया 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर बच गया। अब ये कितना है, 36 बटा 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बटा 25 का होल स्क्वायर। और यहाँ कितना, 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब क्या है, घात बराबर है, तो क्या होगा, बेस आपस में क्या होंगे, इनके बराबर होंगे, आधार क्या होगा, बराबर होगा। तो 6 बटा 5 बराबर कितना, 1 प्लस आर अपॉन 100। अब सॉल्व कर लीजिए इसे, तो एक इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 5 बचेगा, 100 का इधर गुणा हो जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा हमारा, आर का मान हमारा आ गया 20%। आर का मान हमारा कितना आ गया, 20%। तो हमारा कौन सा सही है भाई, डी वाला। तो ये प्रॉपर बेसिक मेथड था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। प्रॉपर बेसिक मेथड जो मैंने समझाया आपको। अब दूसरा मैं बताता हूँ ट्रिक। ट्रिक या शॉर्ट मेथड कह सकते हैं, शॉर्ट मेथड ही कहिए, क्योंकि ठीक है, कह रहा है कि पहले वर्ष के बाद कुल राशि 900 और तीसरे वर्ष की बाद कुल राशि 1296 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक साल के बाद उसके पास 900 रुपये मिलता है और 3 साल के बाद 1296 मिलता है, तो अगर हम 900 को प्रिंसिपल मान लें अपना, क्योंकि क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो जो एक साल बाद हम उसको प्रिंसिपल को 900 मान लिया, तो अब हमारे पास टाइम कितना बच गया, क्योंकि एक साल तो बीत गया है, तो हमने एक साल वाले को 900 को प्रिंसिपल मान लिया। अब हमारे पास 2 साल और है, मतलब 2 साल बाद हमें कितना मिल रहा है, 1296। तो हमने प्रिंसिपल मान लिया, और अमाउंट का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, एक साल बाद प्रिंसिपल 900 है,
और हमें अमाउंट कितना मिल रहा है 2 साल बाद, क्योंकि 3 साल है तो 1 साल तो ये हो गया, 2 साल बाद कितना मिल रहा है 1296। तो अगर हम देखें इनका सॉल्व करें तो 9 से भाग दिया तो कितना होगा 9 100 आ जाएगा, यहाँ 144, फिर 4 से तो ये 25, और ये कितना आएगा 36। तो देखा जाए तो ये कितना है 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो ये क्या है 2 साल की बात कर रहा है, मतलब पहले ईयर 5 से 6 हो रही है, दूसरे ईयर भी क्या हो रही है 5 से 6 हो रही है प्रिंसिपल हमारी अमाउंट। तो मतलब देखा जाए तो क्या हो रही है 5 से 6 हो रही है, तो 5 से 6 का मतलब क्या एक बढ़ रही है, किस पे प्रिंसिपल हमारा कितना है 5 है। तो अगर एक पे 5 पे एक बढ़ रही है तो 100 पे कितना बढ़ेगी, मतलब परसेंटेज निकालना हुआ तो 500 से गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 20%। कितना आ गया हमारा 20%। तो ये हमारा जो था शॉर्ट मेथड था। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने में भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन देखने पर समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसमें शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें पूरा बेसिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि एक बार आप शॉर्ट मेथड यूज़ करो, एक बार बेसिक मेथड यूज़ करो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक आदमी एक किताब को 17% हानि पर और एक कॉपी को 21% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल जो है 210 रुपए का लाभ होता है टोटल। लेकिन यदि वह किताब को 17% लाभ पर और कॉपी को 16% हानि पर बेचता है तो उसे 60 रुपए का नुकसान होता है, ठीक है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि कोई एक बुक स्टोर है उसके पास, वो कॉपी और किताब बेचता है। किताब अगर उसको 17% प्रॉफिट पे बेचे, अरे एक कॉपी को, एक किताब को 17% प्रॉफिट पे बेचे और एक कॉपी को 21% प्रॉफिट, सॉरी 17% लॉस पे बेचे और कॉपी को 21% लाभ पर बेचता है तो उसे 210 रुपए का लाभ होता है। लेकिन यही अगर किताब को 17% लाभ पे बेचे और कॉपी को 16% लॉस पे बेचे तो उसे 60 रुपए का नुकसान हो जाता है भाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं बुक की एंड कॉपी की। बुक की कॉस्ट प्राइस हम मान लिए कितना है x, और कॉपी की हमने मान लिया y है, क्या मान लिया। तो कह रहा है अगर 17% का हानि होती पे बेचता है, बुक को 17% हानि पे बेचता है, मतलब क्या, हम तो यही देखते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस से कितने पे हानि पे बेचता है कितने पे लाभ बेचता है, वो तो हम कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा लॉस कितने का होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस अगर x है तो 17% हानि मतलब 17% बटा 100, परसेंटेज को हटा दिया तो बटा 100 हो गया। ये क्या कर रहा है हानि पे बेच रहा है, मैंने मतलब इसका चिन्ह हमने माइनस ले लिया क्योंकि घाटा हो रहा है। फिर अगले को क्या कर रहा है y इंटू 21% लाभ पे बेच रहा है, प्लस का लिया बटा 100, और टोटल जो हो रहा है हमें दोनों को मिला करके वो कितना हो रहा है 210 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो प्लस का चिन्ह लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि x का 17/100 क्यों लिखा सर ने, ठीक है। तो आप बताइए अगर आपसे कोई पूछ ले कि 200 रुपए का 20% कितना हुआ तो आप क्या करते हो, 200 रुपए का 20% कितना हुआ तो बता आप क्या करते हो, 200 गुणित 20 बटा 100 करते हो, यही तो करते हो। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया 100, ठीक। और यहाँ कितना हो गया हमारा 40। अब आपसे पूछे कोई 200 का 20% कितना हुआ तो आप बता दोगे ना 40 होता है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कितना है, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस x माना है, तो x का 17% कितना होगा, x गुणित 17/100। जैसे हमने यहाँ पे 200 का 20 बटा 100 किया यहाँ पे, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे x का 17/100 और y का 21/100, मतलब उसका परसेंटेज यहाँ आ गया ना।
लेकिन घाटे पे कह रहा है तो हमने माइनस चिन्ह लगा दिया, और प्रॉफिट कह रहा है तो प्लस पे चिन्ह लगा दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -17x प्लस 21y। ये घात आधार मतलब डिनोमिनेटर बराबर है, तो ये किधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल हमारा, 210 था, ये कितना हो गया 21,000। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब आगे कह रहा है कि लेकिन यदि किताब को 17% लाभ पर, अब किताब तो हमारी कितनी थी, x थी, जिसकी प्राइस 17% लाभ मतलब 17/100, और कॉपी को 16% लॉस पर, कॉपी को 16% लॉस मतलब माइनस चिन्ह लगा दिया, और कॉपी की कीमत कितनी थी, कॉस्ट प्राइस y, 16% लॉस मतलब 16/100। उसको क्या होता है, 60 रुपए का नुकसान होता है, मतलब -60, 60 रुपए का नुकसान दिखा दिया हमने। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 17x माइनस 16y, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000। कितना हो गया ये 6000। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ठीक, प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर दिया हमने। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। तो 17x प्लस 21y बराबर कितना है, ये 21,000 है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कितना है, +17x माइनस 16y बराबर कितना, माइनस के 6000। ठीक, समझ में आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस ये माइनस जोड़ने की बात कही हमने, जोड़ दिया हमने। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे कितना बच गया, 16 5 21, 5y। यहाँ कितना बच गया 15,000, कितना बच गया 15,000। तो y का मान कितना हो गया हमारा 3,000। कितना 3,000। तो हमसे पूछा क्या है, कॉपी का मूल्य, लागत मूल्य, कॉपी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, y ही तो थी। y का मान हमारा कितना आ गया 3,000। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ए। तो समझ में आ गया होगा कि ये हमने आपको प्रॉपर बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अपनी गलतियां पता चले कि आप गलती करते कहाँ हो। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है सतीश के बैग में 50 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, मतलब कॉइन की रेशियो दे रखी है उसने, 3 4 और 5 है। बैग में जो है कुल राशि, कुल राशि का मतलब ये क्या है, अमाउंट दे रखा है उसने, कितना है 142 रुपया है। कितना है 142 रुपए। तो पूछ रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवाल हमने काफी बार आपको बताया है, आपने शायद कर भी लिया होगा। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है 50 पैसे के सिक्के हैं, तो ये रहा हमारा 50 पैसे का सिक्का, ये हमारा हो गया 20 पैसे का सिक्का, ये क्या है हमारा 25 पैसे का सिक्का। ये सिक्का हमने बना दिया। कह रहा है कि सिक्कों का अनुपात, मतलब कॉइन की बात कर रहा है, कॉइन का रेशियो जो है वो 3 4 एंड 5 के रेशियो में है, रेशियो में है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो कॉइन है वो 50 पैसे के 3x कॉइन है, मतलब टोटल संख्या, और 20 पैसे के 4x कॉइन है, और 25 पैसे के टोटल कॉइन कितने हैं 5x हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज उसने बोला है कि 142 रुपए है, और यहाँ पे हमें कॉइन का पता चला है। तो हम क्या करते हैं, इसको रुपये में बदलते हैं पहले, क्योंकि भाई जो तो रेशियो है वो कॉइन है, तो हम ऐसे बांट नहीं सकते इनको। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो रेशियो चाहिए वो किसका चाहिए, रुपये का रेशियो चाहिए, रुपए का रेशियो चाहिए, तभी तो हम बांट सकते हैं 142 रुपए को। या तो हम इसको कॉइन में चेंज करें, जो कि पॉसिबल है नहीं, लेकिन कॉइन को हम रुपये में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये है कि अगर हमारे 50 पैसे के 3x कॉइन है, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए हो गए, पैसे हो गए, टोटल हमारे पास कितने पैसे हो गए
50 पैसे के 3x कॉइन मतलब 1.5x पैसे हो गए हमारे पास। 20 पैसे के 4x कॉइन है तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 20 चौक 80 पैसे हो गए, 80x पैसे हो गए टोटल। और 25 के कितने हैं? 5x। तो ये कितने हमारे टोटल? 125x क्या हो गए? ये हमारे पैसे हो गए भाई। ये टोटल हमारे पैसे हैं, रुपये नहीं है, पैसा है, ये पैसा है। तो अगर हम रुपये में चेंज करना चाहें तो हम क्या करना पड़ेगा? 1 रुपये में 100 पैसा होता है तो 100 से हम क्या करेंगे? भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 से भाग दे दिया 3 में। तो भाग देने का कोई मतलब निकला? क्योंकि तीनों में है तो तीनों में है तो कट जाएगा, तो हम जो हमें भाग देने से हमारा कोई मतलब नहीं है। ऊपर भी कुछ कट रहा है 5 से, तो 5 तो यहाँ 15, यहाँ 3x, 16 पंचे 80, यहाँ 16x, यहाँ कितना? 25x। तो अब हमारा रुपये का रेशियो कितना आ गया? रुपये का हमारा रेशियो कितना आ गया? 30x, 16x एंड 25x। अब हमें, मेरे पास टोटल रुपए 142 है और रुपये का रेशियो दे रखा है, तो अब हम बता सकते हैं कि कितना कितना हिस्से में मिला। तो 30x, 16x और 25x जोड़ लिया हमारे, तो कितना हो गया ये? 30, 25, 55, 55 और 16 कितना? 71x। तो ये हमारे पास टोटल पैसे रुपया कितना हो गया? 71x रुपया, जो कि वो कह रहा है कि 142 रुपये है। तो x का मान कितना आ गया? 2। तो हमसे पूछा है 20 पैसे के सिक्के, तो 20 पैसे का टोटल रुपया कितना है? 16x रुपये है, तो अब कितना है? 16 गुणित 2 मतलब कि 32 रुपये है। 20 पैसे का जो है वो 32 रुपये है। तो 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं भाई? 5 सिक्के होते हैं। तो 32 रुपये में कितने हो जाएंगे टोटल? कितने हो जाएंगे? अगर 1 रुपये में 5 सिक्के हैं 20 पैसे के, तो 32 रुपये में कितने? 160 कॉइन। तो हमसे पूछा ही क्या था? कॉइन ही तो पूछा था। तो कॉइन हमारा कितना आ गया? 160। कौन सा सही है? सी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर आप इसे सॉल्व करने की, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। अभी इसके पहले मैंने ऐसे एक क्वेश्चन बताया था किसका? जूस और वाटर का। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही लगेगा। इतना मैंने हिंट दे दिया है आपको, अब आप करिए। ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है पेट्रोल और डीजल के मिश्रण को शुद्ध पेट्रोल की लागत पर, मूल्य पर अंकित किया गया है और उसे जो है 8.5% लाभ पर बेचा गया है, जिससे कुल वास्तविक लाभ का 30% होता है, जो कुल वास्तविक लाभ का 30% है। तो मूल मिश्रण में पेट्रोल की सांद्रता बतानी है। ठीक है, तो पेट्रोल या डीजल का कोई मिक्सचर है और जो उसका अंकित मूल्य उस पर किया गया है लागत मूल्य से, पेट्रोल के लागत मूल्य से। ठीक है, पेट्रोल की जो कॉस्ट प्राइस होगी उस पर अंकित किया गया है क्या? डीजल और पेट्रोल के मिक्सचर को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूं पूरा। माना हमने पेट्रोल की कीमत कितनी है? पेट्रोल की कॉस्ट प्राइस कीमत जो है हमने मान लिया कितना है? x। और टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास? टोटल मिक्सचर हमारे पास है 10A मान लिया हमने। कितना? 10A। ठीक है, जिसमें पेट्रोल कितना है? जिसमें पेट्रोल है हमारे पास B। तो हमारे पास डीजल कितना होगा? डीजल कितना होगा हमारे पास? डीजल हमारा हो जाएगा, टोटल में से घट जाएगा, ये हमारा हो गया डीजल। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको कि ये मैंने माना है कि पेट्रोल की कीमत इतनी है, टोटल मिक्सचर इतना है, पेट्रोल इतना है, तो डीजल इतना होगा। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि उसे जो है 8.5% लाभ पर बेचा जाता है। तो चलिए पहले मिक्सचर की हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि हमने इस पर खर्च कितना किया, फिर बात करेंगे भाई बेचने की। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? एक चीज वो कह रहा है
8.5% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो 8.5% क्या होगा? 8.5% का मान कितना होता है? सॉरी, 8.33%। 8.33% का मान कितना होता है? 1/12। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो देखी जाए तो कॉस्ट प्राइस अगर 12 है तो 8.33% का प्रॉफिट, मतलब एक का प्रॉफिट। बेच कितने पर है? 13 रुपए पे। ठीक है, और जो हमारी क्या थी, जो हमारी थी शुद्ध पेट्रोल की लागत मूल्य हमारी कितनी है? 12। कितनी है? ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? सीपी एंड एसपी की रेशियो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि पेट्रोल पेट्रोल कितना है हमारा? पेट्रोल हमारा है क्वांटिटी, पेट्रोल एंड डीजल मिक्सचर में है क्या? पेट्रोल एंड डीजल है। पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी हमने मानी है? पेट्रोल की क्वांटिटी हमने कितनी मानी है? बी। और तो डीजल की क्वांटिटी कितनी हो गई हमारी? 10 A - B। ठीक, इतनी होगी। पेट्रोल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक्स। पेट्रोल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक्स। अब टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी? ये हो गई पेट्रोल की क्या, अगर एक्स रुपए पर लीटर है, एक्स रुपए पर लीटर है, तो बी लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाएगी? बी एक्स। उसमें इस क्वेश्चन में उसने डीजल की बात कहीं नहीं कही है कि डीजल की प्राइस क्या है हमारी। तो हमने कहा है ना कि जो चीज़ें की बात न की जाए तो उसका हम क्या मानते हैं? जीरो। तो हमने डीजल की कीमत क्या मान लिया कि वो फ्री में मिला था, कहीं रखा हुआ था पहले से ही, मान लेते हैं वो फ्री में मिला था। तो उसकी अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? जीरो। तो मतलब कि कहने का अर्थ हमारा सीपी मिक्सचर का कितना आ गया? बी एक्स। ठीक, अब मिक्सचर को बेचा किसने में? टोटल मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर को बेचा कितने में? मिक्सचर को बेचा कितने में? तो हमारा टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी? टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई? पेट्रोल हमारा था बी, और डीजल कितना था हमारा? डीजल हमारा था 10A - B, जो कि आया कितना? हमने टोटल माना कितना था? 10A आ गया ना, तो ये 10A जो हमने माना था टोटल मिक्सचर हमारा कितना? 10A। ठीक, दिमाग नहीं काम करता। आज दिमाग नहीं काम करता, समझा ना? तो जैसे क्वेश्चन हुआ जबकि कुल पढ़ा था वह तब। हाँ, तो चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल के मिश्रण को शुद्ध पेट्रोल की लागत मूल्य पर अंकित किया गया है। जो पेट्रोल और डीजल की मिक्सचर है उसको पेट्रोल के प्राइस पर बेचा, मतलब मार्क प्राइस जो है उसका पेट्रोल के कीमत पे किया गया है, और उसे जो है 8.33% का लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, जो हमारा मिक्सचर है उसको 8.33% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, जिससे कुल वास्तविक लाभ जो है टोटल 30% का होता है। तो मूल मिश्रण में पेट्रोल की सांद्रता, मतलब शुद्ध पेट्रोल का प्रतिशत बताना है कितनी है। तो चलिए हमने मान लिया कि टोटल मिक्सचर कितना है हमारा। टोटल मिक्सचर हमने मान लिया हमारा, टोटल मिक्सचर हमने मान लिया कि हमारा कितना है? 10A। और पेट्रोल जिसमें कितना है? पेट्रोल हमारा हो गया 20 लीटर। LTR कर देते हैं। तो इसमें डीजल कितना होगा आप बताओ? डीजल तो जाहिर सी बात है कि जब इतना है तो 10A - B हो जाएगा लीटर। ठीक, आगे कह रहा है
और हमने क्या मान लिया कि पेट्रोल की कीमत कितनी है, क्योंकि पेट्रोल हर जगह यूज हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत पे तो बेच रहा हूं मैं, मार्क प्राइस भी। तो पेट्रोल की कीमत हमने मान लिया कितना, प्राइस जो हमने मान लिया वो मान लिया x रुपए पर लीटर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो मिक्सचर है, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, क्योंकि अब हमें सब पता हो गया यहाँ पे, मान लिया हमने। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, पेट्रोल हमारा कितना है क्वांटिटी में, 20 लीटर। और डीजल कितना है, डीजल हमारा हो गया 10A-B। ये हमारी क्या है, क्वांटिटी है इनकी। कह रहा है, और हमारा पेट्रोल की प्राइस हमने कितनी मानी है, x। अगर 1 लीटर की कीमत x रुपए है तो 20 लीटर की कितनी हो जाएगी, अगर 1 लीटर की क्वांटिटी पैसा जो है पेट्रोल का x रुपए है, तो अगर हमारी क्वांटिटी है पेट्रोल 20 लीटर है, तो हमारा टोटल पैसा कितना हो जाएगा, x भी, क्योंकि गुणा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और इस क्वेश्चन में एक बात आपको ध्यान देना है, जबकि मैंने पहले आपको हिंट दिया था कि वो जूस और वाटर वाला, तो यहाँ पे उसने डीजल की बात कहीं नहीं कही है कि डीजल की हमारी प्राइस कितनी है। तो जब बात नहीं कही है कि कितनी है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, 0 रुपए, मतलब वो फ्री में मिला, कहीं रखा हुआ था, कुछ भी था, वो फ्री में। ठीक है, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई वो कितनी आ गई, XB+0। ये हमारी क्या, मिक्सचर की टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। अब सेलिंग प्राइस पे आ जाते हैं, मिक्सचर की, मिक्सचर की सेलिंग प्राइस पे आ जाते हैं। तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी तो हमारी टोटल कितनी है, 10A हमने मान रखा है। और उसकी प्राइस कितनी है, बेच कितने पे रहे हैं हम, तो उसने बोल रखा है कि उसे जो है 8.5% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब पेट्रोल की कीमत से जो है, यहाँ पे बोला ना, शुद्ध पेट्रोल की लागत मूल्य पर अंकित किया गया है, और उसे 8.5%, मतलब सॉरी 8.33% लाभ पे बेचा जाता है, पेट्रोल की लाभ पे। तो 8.33% का मान कितना होता है, आप बता दो हमें, कितना होता है, 1/12। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो कितना होगा, 12 अगर कॉस्ट प्राइस है और 8.33% का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब एक की प्रॉफिट, तो बेच कितने में रहा है, 13 में। ठीक, पेट्रोल की बात हो रही है, तो 12 यूनिट का मान हमारा कॉस्ट प्राइस में हमने कितना माना है, x रुपया पर लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 यूनिट का मान x रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना, x/12। ठीक, तो यही 13 यूनिट की मान कितनी हो जाएगी हमारी, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13x/12 होगा, 13x/12। तो यहाँ पे हमारी अब क्या आ गई, बेच कितने में रहा हूं मैं उसे, 13x/12 में, क्योंकि 8.5%, 8.33% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। तो हमारी मिक्सचर की जो सेलिंग प्राइस आ गई वो कितनी आ गई भाई, अब कितनी आ गई अब, तो अब गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10A 13x/12, ये हमारी आ गई सेलिंग प्राइस। ये हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमारी टोटल क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। आगे बोल रहा है जिसे इसे कुल वास्तविक लाभ का 30% प्रॉफिट होता है। ठीक है, कितना प्रॉफिट होता है, ये हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, और ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो कह रहा है 30% की प्रॉफिट होती है, तो 30% का मान आप जानते हैं कितना होता है, 3/10 होता है। मतलब अगर टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस देखा जाए तो कितना होगा, तो 10 का सामान कितने में बेच रहा हूं मैं, 13 में। तो हमें पता है कि टोटल, ये बात कितने की, कुल वास्तविक लाभ का, कुल कुल टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल हमारा ये है। और इधर हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया है, टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस आया है XB। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया है हमारा, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया है, 10A × 3x, 13x/4 बराबर कितना यहाँ पे आया हमारा, ये हमारा कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस का रेशियो। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा 10, सेलिंग प्राइस है 13,
अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4b, और ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। नीचे बचा कितना, 10a, यहाँ पे कितना बच गया, 10। तो इसका गुणा इधर कर दिया हमने, यहाँ पे कितना हो गया, इसका गुणा हमने इधर कर दिया। तो 4b बराबर कितना, 10। ए, तो ए का मान कितना आ गया हमारा। तो कहीं गड़बड़ हो रही है कुछ, क्या गड़बड़ हो रही है, ये 13/4 नहीं है, सॉरी 13/12 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो रही थी, 13/12 है यहाँ, ठीक है। यहाँ कितना है, 13/12। तो चलिए 13/12 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12b हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 12b, ठीक है। ये कितना हो गया, 12b। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया हमारा, 10 का गुणा इधर किया तो 10 10 100a। अब 4 से काटते हैं तो 4 3 12, यहाँ कितना हो गया, 25a। तो b का मान कितना आ गया हमारा, 25a/3। अब हमसे पूछा क्या है, तो मूल मिश्रण में पेट्रोल की सांद्रता बतानी है। तो पेट्रोल हमारा कितना है, b, और b का मान कितना आ गया, इतना, और टोटल कितना हमारा 10a। तो सांद्रता अब निकाल लेते हैं ना, पेट्रोल, भाई हमें अगर किसी का परसेंटेज निकालना है तो क्या है, रेशियो में पता होनी चाहिए। तो पेट्रोल हमारा इतना आ रहा है, कितना है, 25a/3, और टोटल कितना है, 10a। सॉल्व कर लेते हैं, a से a कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारा कितना, 25, 3 गुणित 10 हो जाएगा ये। तो 5 बच्चे 25, 5 दूनी 10, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या किया हमने, गुणा कर दिया। तो ये हमारा कितना आ गया, 5/6 गुणित 100 बराबर ये कितना हो गया, 5, और 6 का मान कितना होता है, 16.66%। तो ये हमारा आ कितना गया, ये हमारा टोटल आ गया 83.33%। मतलब हमारा पेट्रोल कितना है, 83.33% हमारा क्या है, पेट्रोल है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, और इसमें से कौन सा आंसर है, कोई नहीं, तो हमारा कौन सा, ई। तो हमने आपको पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरा का पूरा बेसिक से समझ में आ जाए, कहीं कोई गलती ना हो, ठीक है। जो चीज़ें अगर समझ में आ जाती हैं तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म स्वयं बना सकते हो, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि वह चीज़ आई कहाँ से, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए जोश के साथ।